चिंटू पिंटू सूरज बबली जैसे दोस्त बहुत याद आते हैं। लेकिन अगर बचपन में झांकें तो कुछ और दोस्त भी थे जिन्हें हम पीछे छोड़ आए। इनके नाम थे नागराज, ध्रुव, डोगा, तिरंगा, भेड़िया, बांकेलाल और भी बहुत। लेकिन जीवन की आपाधापी में हम आगे बढ़े, नौकरियों में फंस गए, पढ़ाइयों में फंस गए और फिर ना जाने कितने मोड़ से होते हुए आज जहाँ भी हैं वहाँ पर हैं। लेकिन कई बार पुराने दोस्त याद आते हैं और ये सब कैरेक्टर भी जिनका मैंने नाम लिया। तो आज पढ़ाकू नितिन में वही दिन है जब हम इन पुराने दोस्तों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स के ज़रिए जिन्होंने खुद भी, उनके परिवार ने भी इन कैरेक्टर्स को डेवलप किया, उन्हें कहानियाँ दी, पहचान दी। और आज हमारे बीच हैं संजय गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज तक रेडियो का और पढ़ाकू नितिन का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसके लिए कंसीडर करने के लिए। और मैं आपको ख़ास तौर से बधाई देता हूँ, आपका 101वां ये एपिसोड आ रहा है। और 101वां एकदम संस्कारी टाइप एपिसोड हो गया। 101वां है। एक तो मुलाकात आपसे बहुत दिन से टल रही थी, एक्चुअली मैं कहूँ तो बचपन से टल रही थी। हमें तो नहीं पता था इन कॉमिक्स के पीछे कौन लोग हैं, कौन इन्हें लिखते हैं, कौन इनके डायलॉग्स लिखते हैं। पर ये इच्छा होती थी, जैसे बहुत सारे लोगों की होती है कि मैं क्रिकेटर बनूं, कोई सोचता है मैं हीरो बनूं। तो कभी लगता था कि यार ये दुनिया कितनी रंगीन होगी, कितना मज़ा आएगा अगर हम इन कैरेक्टर्स से मिलें या इनके बारे में लिखें। हमें कोई कहे तो हम ऐसी कहानी लिख दें, अरे यार ये किस मोड़ पे कहानी छोड़ दी, अब मुझे तो मैं इसको ऐसे बना लूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आप जब आए, आप तो जब आए उसके पहले आपके परिवार ने ये काम शुरू कर ही दिया था, पर फिर भी आपके ज़रिए मैं कॉमिक्स का इतिहास या कॉमिक्स की हिंदुस्तान में कहानी भी समझना चाहूँगा। तो आपसे तो मैं यही पहले पूछूं कि जब आप आए तो हिंदुस्तान में कॉमिक्स को लेकर क्या वातावरण था, क्या माहौल था और आप कैसे चले आए? देखिए, आने की बात है तो सन 1966 में मेरा अवतरण हुआ। अच्छा। और एक ऐसे परिवार में हुआ जो पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ था। तो हमारे जो पिताजी थे श्री राजकुमार गुप्ता जी, वो प्रकाशन से जुड़े रहे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो क्योंकि प्रकाशन से जुड़े हुए थे तो ये हमारा सौभाग्य था कि सभी प्रकार के जो क्रिएटिव्स थे, बड़े बड़े जो उपन्यासकार थे, जैसे गुलशन नंदा जी, प्रेम वाजपेयी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, सुरेंद्र मोहन पाठक जी, और इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े नाम थे, सभी हमें या तो उनके घर जाना, वो सारी जो क्रिएटिव मीटिंग्स होती थी उसका हिस्सा हम बनते थे या वो लोग हमारे यहाँ आते थे। तो बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना, अभिमन्यु ने तो गर्भ से सीखा था। तो वो जो सारे जो साहित्यिक या इस तरीके के लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जो अच्छे अच्छे वचन होते थे, उनकी जो सोच होती थी, किस तरीके से कहानी ये लोग बैठ के डेवलप करते थे, उनकी कमियां, उनमें क्या अच्छा हो सकता है। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि जिन भी बड़े नामों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सब उस समय भी बड़े ओपन थे, जो कि एज एडिटर, मतलब हमारे पिताजी, चाचा जी वगैरह की बातें सुनते थे। और वो मीटिंग्स आप मानेंगे नहीं, 6-6 घंटे चलती थी। तो उस माहौल में हम बड़े होते चले गए। और उसके बाद एक टाइम आया कि हमने भी पढ़ना शुरू करा अपना स्कूली, उसके साथ साथ ही सारे नावल्स पाठक साहब के तकरीबन मैं समझता हूँ 110-120 नावल मैं पढ़ चुका हूँ सारे। और वो भी एक साथ बिंज, जैसे कहते हैं ना, रीडिंग, बिंज रीडिंग थी। हाँ, तो इतना शौक था। वेद प्रकाश शर्मा जी के सभी नावल्स, हाँ, मतलब घर की बात थी, घर की बात थी, हम सब लोग उपलब्ध थे, ये सब हम लोगों ने मजा ही आ गया फिर पब्लिश तो किया। पढ़ते हुए। हाँ, पढ़ते मजा आ गया। तो ये सब चीज़ों ने, एक तो कहीं ना कहीं परिवार भी हिंदी भाषी था, जड़ें भी हिंदी भाषी थी। और ये पढ़ने के कारण जो है, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, ये सब चीज़ें, महाभारत वगैरह, ये सब उपलब्ध थी और घर में पढ़ी जाती थी। तो एक अच्छा माहौल हमें मिला। तो ये तो हो गई जी हम मेरे अवतरण की बात। और इसके बाद ये कोई मैं बता रहा हूँ कि, और हाँ, साथ ही साथ कॉमिक्स का पढ़ना, जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में किस तरीके से इसका प्रचलन था। तो हमारे समय में देखिए, नंदन, चंदा मामा, चंपक और ये इत्यादि जितनी भी बाल भारती, ये सब कॉमिक्स, सॉरी, मैगजीन्स थी जिनमें स्ट्रिप्स आती थी, 1 पेज 2 पेज। तो हमें सबसे ज़्यादा जो एक शौक़ था वो कॉमिक्स स्ट्रिप पढ़ने में था।
ये पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही हम उसको पढ़ के ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे। और मैं बताऊं, हमारे यहाँ नंदन एक थी मैगज़ीन जो नहीं आती थी, तो उसके लिए हम हमारी मौसी जी के यहाँ आती थी। वहाँ कोई मज़ेदार बात ये, वहाँ कोई नहीं पढ़ता था, उन्होंने सब्सक्राइब की हुई थी। और हमने उन्हें बोला हुआ था जब भी हम आएंगे छुट्टियों में। कहाँ रहते थे मौसी? पुरानी दिल्ली लाहौरी गेट में। अच्छा। लाहौरी गेट और आप लोग शुरू से हम यहाँ रहे? हम नहीं, हम ये आपके जामा मस्जिद के बाद वकीलपुरा में रहते थे। अच्छा, मतलब दिल्ली में ही परिवार पुरानी था। दिल्ली में, जी हाँ। हाँ। तो हम वहाँ जाते थे, वो हमारे लिए स्पेशली रखते थे जो भी इश्यूज़ होते थे, और वो हम पढ़ते थे। और फिर अगेन वही चिंटू पिंटू उसमें होते थे, नीटू चिंटू, तो उनके लिए मतलब कॉमिक्स जो स्ट्रिप्स होती थी। तो इस तरीके से चल रहा था। फिर हमारा जो है अपने इंद्रजाल कॉमिक्स के साथ हुआ। अमरजीत कथा हमने सारी पढ़ी और इतनी पढ़ी कि आपको बता नहीं सकता। हम जो हमारा स्टॉक होता था, शॉप थी हमारी बुक्स की, तो हम उसके स्टॉक रूम में चले जाते थे छुप के, क्योंकि दादाजी वहाँ जाने नहीं देते थे, बच्चे थे। तो छुप के हम घुस जाते थे और सारे बंडल्स उसने खोल के बार बार देखते थे, ये वाला इशू पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, कौन सा ऐसा जो रह गया। बड़ी दुकान थी? हाँ, बड़ी दुकान थी, होलसेल शॉप थी दरीबा में। दरीबा में थी? हाँ। अच्छा। तो वो आज भी है दुकान। वैसे ये पब्लिशिंग का जो काम है, टोक के पूछ रहा हूँ, दादाजी ने शुरू किया था? पब्लिशिंग का काम दादाजी ने नहीं शुरू करा था। पब्लिशिंग का काम हमारे पिताजी श्री राजकुमार गुप्ता जी ने, श्री गौरी शंकर गुप्ता जी और श्री विनय कुमार जी ने। और अनफॉर्चुनेटली पिताजी नहीं रहे, गौरी शंकर जी ने रहे, लेकिन हमारे विनय कुमार जी, हमारे जो चाचा जी हैं सबसे छोटे, वो अभी भी हैं, मनोज पब्लिकेशन के नाम से। उनका ये चिल्ड्रन बुक्स का काम है और बहुत अच्छा बड़ा काम है। हाँ, मनोज पब्लिश। अच्छा। साथ में धार्मिक किताबें भी छापते हैं कुछ वो। आप लोग बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस चलाते हैं? देखिए, शुरुआत तो एक्चुअली जो हुई थी वो संजय पॉकेट बुक्स हुई थी मेरे नाम से। हाँ। लेकिन वो बंद हो गई। ठीक। वो बहुत जल्दी बंद हो गई। शुरुआती भी वो था। उसके बाद और कुछ मैगजीन्स वगैरह, जासूसी दुनिया टाइप की कुछ मैगजीन्स उस समय बहुत चलती थी, वो पब्लिश की गई थी और इन तीनों भाइयों द्वारा। और भी काम थे बुक से संबंधित जो इन्होंने शुरू करे थे, जैसे कहीं से स्टॉक जो होता है कबाड़ खरीद के लाना, उसको बेचना, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा। फिर पब्लिकेशन अपना जैसे जैसे वो लोग समझते गए, बहुत अच्छा। छोटी सी उम्र में, 12-14 साल की कि उम्र। बेचने से आगे की कहानी ये है कि छापो। तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने 2-3 इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद मनोज पॉकेट बुक्स करके हाँ। एक संस्था खोली तीनों भाइयों ने, जिसके अंतर्गत देश के सभी जितने भी बड़े पल्प फिक्शन के जो राइटर्स थे उनका पब्लिकेशन किया। और एक लंबी कहानी है, और यहाँ तक पहुँचा दिया इस इंडस्ट्री को कि हर राइटर ये चाहता था कि मेरी किताब किसी तरीके से मनोज पॉकेट बुक्स में छप जाए। तो यही सब कुछ चल रहा था। इधर हम बड़े हो रहे थे इन सब चीज़ों को देखते हुए, सीखते हुए, और क्योंकि हमारा रुझान वो कॉमिक्स की तरफ था। तो जैसे मैंने बताया, इंद्रजाल अमरजीत कथा हमने सब पढ़ी थी। उस समय इंद्रजाल कॉमिक्स में आता था, फैंटम आता था, मैंड्रेक आता था। ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे। फ्लैश गार्डन था और ये था, लेकिन ये दोनों मुझे बहुत पसंद थे। और इसी के साथ शुरू हुआ, टार्जन वगैरह भी थोड़े बहुत आया करते थे। वो हमारा मतलब उस समय का क्रश था। मतलब एक बार एक टार्जन की कॉमिक्स मैंने देखी थी किसी की शॉप पे, तो वो मुझे ख़रीदनी थी। तो उस समय आप समझिए कि मैंने उसका प्राइस 80 रुपये तक पहुंच गया था। बहुत बड़ी रकम थी वो उस समय। मतलब पहले उसने क्योट किया 10 रुपये। जब हमने 10 रुपये इकट्ठे करे तो वो समझ गया कि इनको ज़रूरत है, ख़रीदेंगे। तो 10 के 20 कर दिए, 20 के 30 कर दिए। इस तरह से आज तो शौक ही बदल गया। 80 रुपये उस वक्त देना कॉमिक्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन खैर हमने खरीदी थी वो कॉमिक्स, खरीदी थी वो कॉमिक्स। कलेक्शन का बड़ा शौक था ना बच्चों को? तो कलेक्शन का था, लेकिन वही मतलब ये क्या कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे कि जो हम कलेक्ट किया करते थे वो इस नाम पे कि भाई क्योंकि इसकी ये तो अपनी शॉप पे जाके बिक जाएगी, तो वो सारा कलेक्शन 6-8 महीने में उठा के वो शॉप पे बेच दिया जाता था। ठीक। तो ऐसा रहा। उसके बाद अमरजीत कथा हो गई, इंद्रजाल कॉमिक्स हो गई, और इस तरह और भी कॉमिक्स थी इधर। फिर डायमंड कॉमिक्स ने, गुलशन कुमार जी ने और नरेंद्र कुमार जी ने डायमंड कॉमिक्स शुरू करी। जिसके डायमंड कॉमिक्स कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ थी वो, मतलब पब्लिकेशन ये कहाँ होता था? आपके दरियागंज। ये भी यहीं थे? हाँ जी, हाँ। अच्छा। बेसिकली ज़्यादातर पब्लिकेशन जो थे वो दरीबा में थे, या फिर स्कूल बुक्स के आपके नई सड़क, ये इधर
दरियागंज जी। तो बेसिकली दिल्ली घर था कॉमिक्स का दिल्ली घर था। इनिशियली, तो वहीं से छपते हाँ, थे। दूसरा रहा होगा तो आपका मेरठ रहा है हमेशा से। और तो इस तरीके से डायमंड कॉमिक्स शुरू करी, जिसके अंतर्गत इन्होंने लोटपोट से प्राण साहब को, अपने चाचा चौधरी जो चाचा चौधरी, इन सबको वो लेके आए, बिल्लू पिंकी। और डायमंड कॉमिक्स में चूँकि वो बहुत छोटे बच्चों के लिए था, कार्टून हाँ। इस तरीके का काम उनका था, मतलब जो पाठक वर्ग था वो अलग था। वो अलग था। हाँ। अच्छा था, एक टाइम में सबसे टॉप पे डायमंड कॉमिक्स, और काफ़ी लंबे समय तक रही। फिर हमारे चाचा जी और हमारे पिताजी में वो अलग हो गए, तो हमारा राज पॉकेट बुक्स के नाम से था, राजा पॉकेट बुक्स और राज पॉकेट बुक्स। राजा पॉकेट बुक्स और राज पॉकेट बुक्स, वो ये दोनों पिताजी थे। ने, राजकुमार जी ने शुरू करा था। अच्छा। तो इसके अंतर्गत हम बड़े हो रहे थे, 14 साल 15 साल की एज थी हमारी उस समय। हमें जो पसंद थी फाइनली वो थी सुपर हीरो विधा। तो सुपर हीरो विधा, नहीं, इसमें आप लोगों का भी कोई स्टेक था, क्योंकि आपको पसंद था, आप बता रहे हो कि मैंड्रिक वगैरह पसंद थे, तो जब ये सोचा गया होगा कि लाइए कॉमिक्स में आते हैं। सब उसमें आपको सब बताने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो हुआ ये कि चूँकि हमें सुपर हीरो पसंद था, हाँ। तो उस समय टीवी पे आधे घंटे का रविवार को शो आता था स्पाइडरमैन का। किस साल की बात है? ये समझिए 83 84 की बात है। ये 85 तक आता था, और फिर कब तक चला मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, हाँ, पर ये 19-20 साल के हो गए थे। हाँ 80s की बात है, अर्ली 80s की बात है। तो ये हम देखा करते थे, मैं और मेरे ब्रदर, ये स्पाइडरमैन का आधे घंटे का शो जो है बहुत शौक से देखते थे। स्पाइडरमैन द फ्रेंडली नेबरहुड। तो हमारे दिमाग में वहाँ जन्म लिया कि क्यों ना एक अपना दोस्ताना पड़ोसी हमें भी क्रिएट करना चाहिए, जो कि हिंदुस्तानियों को, मतलब जिसके ऊपर हिंदुस्तानी ऐसे ही गर्व कर सकें और इतने ही पागल हो जाएं जो उस समय के टीनेजर्स थे, जैसा कि हमें लगता है। अब चूंकि हमारी पब्लिकेशन पारिवारिक वो था उधम, इधर कॉमिक्स जो है डायमंड कॉमिक्स भी, मनोज कॉमिक्स भी शुरू हो गई थी, उसमें परी कथाओं पे, फेरी टेल्स पे कहानियाँ आती थी। तो हमें लगा कि हाँ मार्केट है, बस हमें इसे शुरू करना भर है। पर लेकिन हमारे पिताजी अकेले थे पब्लिकेशन में, तो इतना आसान था नहीं। तो एक संडे को ऐसे ही हम देख रहे थे, तो पिताजी रूम में आए, बोले क्या देख रहे हो? तब वहाँ से राज कॉमिक्स और नागराज की नींव रखी गई। अच्छा। उस दिन हम लोगों ने बैठ के काफ़ी डिस्कशन किया कि क्यों ना हम, मतलब हमारे दिमाग में तो बच्चों के विचार तो काफ़ी टाइम से आया हुआ था, लेकिन पिताजी से पहली बार डिस्कशन हुआ क्यों ना हम इस तरीके का कुछ निकालें। तो दैट डे कुछ ग्लोबल होना चाहिए इसमें, जो कि पहचान बने। तो कई चीज़ों पे बात हुई, जैसे नटराज है और स्नेक्स हैं। उस समय स्नेक्स को इंडिया की पहचान माना जाता था। तो आके हमारा ये स्नेक्स के ऊपर विचार थम गया कि हाँ ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, हम नागराज निकालेंगे। अच्छा। बहुत उसके बाद हमने उसके लिए क्योंकि हमारे मन में था कि कॉमिक्स से हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, आर्ट वर्क्स वगैरह सारे हमें देखते थे और वो मतलब हमें बहुत पसंद आते थे। तो ये था कि हमारा जो करेक्टर आ रहा है हिंदुस्तान का, जो ग्लोबल हो और सबसे टॉप का हो, तो उसके लिए हमारी तलाश थी कि जो बेस्ट आर्टिस्ट होंगे हिंदुस्तान के, हम उनसे बनाएंगे, उनसे बनवाएंगे। और कोई ऐसे लेखक हो, क्योंकि हमारी खुद की उम्र कम थी, सोच सकते थे, पर अपने पर उतना विश्वास नहीं होता लेखन पे। तो ये था कि एक मार्केट में नाम भी चाहिए। तो हमने परशुराम शर्मा जी से नागराज के बारे में बातचीत की, लेकिन वो समय ऐसा था कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत मुश्किल हुआ करता था। मलिक जी पूना रहते थे, हम दिल्ली, और 14 15 16 साल की एज में मतलब वो ट्रैवल करना और ये पुणे सब जाके वो स्केच बनवा रहे थे नागराज का। तो हमने मलिक जी से बात की, वो हमारी किस्मत है, भाग्य इतना प्रबल है कि वो मान गए। मतलब एक कॉमिक इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े आर्टिस्ट थे वही थे। तो वो मान गए, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को इसका कुछ कैरेक्टर स्केच बताओ कि भाई क्या बनेगा, किस तरह का तुम देखते हो नागराज को। उन्होंने पहले इस तरह का कोई काम किया था? अमर चित्तकथा में तो उन्होंने बहुत वही काम कर रहे थे। वही काम कर रहे थे। तो हमें एक दिक्कत ये भी थी हिंदुस्तान में उस समय कि सुपर हीरो बनाने वाले आर्टिस्ट कोई नहीं थे। कोई स्कूल तो रहा नहीं कॉमिक्स का कभी भी। तो जैसे मान लीजिए कि बैटमैन है, जो सुपर हीरो की एक वो होते हैं, वो सब किसी को नहीं आता था। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन में
भरी हुई थी कि हमें ऐसा ही निकालना है कि वो लगे कि सुपर हीरो है। ज़्यादातर देखिए हमारे असलियत में हिंदुस्तान के जो सुपर हीरो हैं, जिसको आज तक कोई इस बात को बोलता नहीं है, वो अपना मतवाला त्रिशूलधारी है, ठीक है, गदाधारी है, चक्रधारी है, और अपना मुरली वाला है, माँ दुर्गा है। तो सबसे पहले सुपर हीरो वही हैं। सुपर हीरो मतलब हो गया आपका महानायक, और भगवान मैं मानता हूँ तो महानायक तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। हम जो सारे भारतवासी हैं वो सबसे पहले अगर देखते हैं कि कौन है हमारा रखवाला, वो उसको देखते हैं। अब बात आती है कि सुपर हीरो कौन है, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ। सुपर हीरो हमेशा एक फादर फिगर होती है। बच्चा हमेशा देखता है कि हाँ ये फादर फिगर इसके अंदर है, तो वो सुपर हीरो से मानता है अपना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब हमने देखा कि कौन उसको ड्रॉ कर सकता है, द वे सुपर हीरो ड्रॉ किए जाते हैं। तो हमें मलिक जी मिले, मलिक जी ने हाँ भर दी। हम वापस आए, हमारे यहाँ पर थे सीनियर आर्टिस्ट थे श्री जगदीश पंकज जी। उनसे हमने उनके पास जाके उनके स्टूडियो में सारा डिज़ाइन करवाया कि नागराज है तो वो नागराज जैसा दिखेगा, तो उसके शरीर पे वैसे स्केल्स। इस पर आपस में बहुत मतभेद नहीं हुए? क्योंकि पहला सुपर हीरो आप तैयार कर रहे थे इंडिया का, और आप सारे भाई भी कॉमिक्स वगैरह मतलब देख ही रहे थे, सीरियल्स देख रहे थे, तो हुआ होगा ना इसके सिर पे ऐसा करो, नहीं इसके हाथ में ऐसा करो। मैं बताता हूँ, वो समय मतभेदों का नहीं था। वो समय ऐसा था जिसमें कि सारी विचार जो हैं वो मिल के कोई एक ज़बरदस्त चीज़ बनाए। तो मतभेद की तो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा था? कोई नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ये मेरे सामने कॉमिक्स है, आज जैसे नागराज है ना? जी 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 जी। तो कभी तो तय हुआ होगा कि ये नागराज जो है गले के नीचे से ऐसा होगा, हाथ ऐसा होगा, इसका हेयर स्टाइल हमने बचपन में कितनी कोशिश की, आपको क्या पता। आपने कहा मुसीबत में फंसाया, पानी लगा लगा के वो खड़े किए, वो हुए नहीं, कभी जल तो था भी नहीं उस वक्त, बाद में आया। जली था। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो इतना बढ़िया लुक बनाया, देखिए उसका पीछे जो हमारे जो आर्टिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ श्री जगदीश पंकज जी, अब उनका भी ये थोड़ा सा हमारे साथ जैसे जैसे हम सुझाव देते थे वो कागज़ पे बना रहे थे, हाँ, साथ के साथ। तो उनके जो हमारे तीनों के सुझाव थे वो आपस में वो मिल रहे थे। कहीं कुछ ऐसा लगता कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, संजय जी या मनोज जी ये नहीं हो पाएगा, तो वो वहीं की वहीं हम उनको चीज़ों को बदल लेते थे। आपके बोलते हुए ना मेरे दिमाग में एक फिल्म चल रही है, आपने देखी हो, डिज्नी है ना? वो भी जब स्केच बनाते हैं उनसे ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, मतलब जब अंदर होती है ना कोई बात कि यार एक सुपर हीरो बनाना है जिसमें ये ताकतें होंगी, ये उसके दोष होंगे, तो वो जब आप उसे क्रिएट करते हो, बनाते हो, स्केच करते हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बड़ा मुझे तो जटिल लगता है। आप तो उस काम में हैं, कैसे बताते हैं? इतनी बड़ी टीम होती है, इतने सारे सोचने वाले हैं, यार किस तरह से उसे आप एग्जीक्यूट करते हो? इनिशियली मैं ज़्यादा वो पूछ रहा हूँ, बाद में तो फिर ठीक है। देखिए मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको। ये नागराज हमारा सबसे पहला सुपर हीरो था जो हम सोच रहे थे। हालांकि राज कॉमिक्स में गगन और विनाशदूत नागराज से पहले आए। इसका नंबर 14 था कॉमिक्स का, और वो उससे पहले आ गए थे क्योंकि इसको बनने में टाइम लगा। कौन कौन थे? गगन और विनाशदूत। अब ये भी आए थे? ये उनसे पहले आ गए थे, पर हिट नागराज हुआ क्योंकि इस पे हम काम कर रहे थे। वो जिस भी राइटर ने लिख के दिए हमने आर्टिस्ट से बनवाया और उसको पब्लिश कर दिया था, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसके प्रोसेस में। अच्छा। तो इसको जब हमने बनाया तो उस समय हमारी बहुत ही छोटी उम्र थी, अनुभव कुछ भी नहीं था, लेकिन जुनून था कि भाई हमें ये सुपर हीरो, इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो क्रिएट करना है। तो ये चीज़ें तो ऐसे होती चली गई कि भाई इस तरह से वो नाक का लुक होना चाहिए। जो प्रीवियसली हमने और सुपर हीरोज़ डीसी और मार्वल के देखे थे। और मैं एक बात हमेशा, ये हमारे देश में जो कॉमिक रीडिंग वो है कम्युनिटी, उसमें ये रहती है बहस कि डीसी और मार्वल को लेके, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और मैं जब भी मिलता हूँ किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि दे आर लाइक यूनिवर्सिटी कॉमिक्स के लिए। अच्छा। अगर आपको कुछ भी सीखना है ABCD, आपको कहीं ना कहीं किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी कॉमिक्स के बारे में अमर चित्रकथा जैसा कुछ बनाना है तो अमर चित्रकथा है, माइथोलॉजिक
वहीं से फिर हमारे सीखें। पास आना आप पड़ेगा। वहीं से पर सीखेंगे ना। एक चीज़ है, आप आगे बढ़िएगा, जैसे नागराज है, आपने सोचा कैरेक्टर, किसी ने बनाया, आप लोगों का उसमें क्रिएटिव इनपुट रहा होगा, लेकिन जब मैंने शुरू में पढ़ी थी तो मुझे कई बार लगता था कि जो इनके रेफरेंसेस हैं वो हमारी माइथोलॉजी में भी कई बार आप जोड़ने की कोशिश करते थे आपके राइटर्स। और इनिशियली देखिए ऐसा है, देखिए बहुत ही एक अच्छी बात ये हुई कि नागराज पहला सुपर हीरो था। ये डीसी मार्वल में कहीं भी इसका जिक्र इस तरह के इच्छाधारी कैरेक्टर नाग का, तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ही था। वो हमारा था। और डिज़ाइनिंग पार्ट भी है। इसके अलावा जो इसकी इनिशियल कहानी लिखी गई उसमें शुरू में तो कोई भी माइथोलॉजी भी नहीं है। बाद में धीरे धीरे डेवलप होते गए, और क्योंकि हम छोटी सी उम्र में थे, हम अपने खेल खेल में काम शुरू करा था, और ये कब इतना सीरियस हो जाएगा, शुरू में तो हमें ये समझ में ही नहीं आया। जिस दिन हमारे सामने एकदम से खुला दरवाज़ा, इसकी सेल बढ़ गई, तो हमें समझ में नहीं आया कि अब इसको क्या वाह। क्या समझें। आप देखिए ना कि ये एक टाइम ऐसा था कि इसकी 2-2 लाख प्रिंट्स हिंदी के निकला करते थे, और ये पोजीशन थी कि अगर मान लीजिए हम प्रिंट ऑर्डर दे रहे हैं 1 लाख कॉपी का, और क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक पब्लिशर को लिमिट्स तय करनी पड़ती है कि हाँ इतनी कॉमिक्स मैं छापूंगा, उसे पता है ज़्यादा बिक जाएंगी, लेकिन गोडाउन है, स्टोरेज है, आपके भेजने पढ़ ही नहीं रह सकती। आपको भेजने की क्षमता कितनी है। तो हर प्रिंटर, रेलवे स्टेशन पे मिलती। हाँ जी, प्रिंटर जो है वो ऑलरेडी उसके 20,000 25,000 छप के अपने गोडाउन में रख लेता था। उसे पहले पता होता था कि इनका रिपीट ऑर्डर आने वाला है, और एग्जैक्टली होता था। तो हम उसे ऑर्डर देते थे, वो माल ले जाओ। तैयार होता था। तो समय तो समय किस की बात साल अवतरण हुआ नागराज जी का? 86 में हमने शुरू किया था जी राज तो कॉमिक्स। उम्र में मुझसे भी बड़ा है वैसे। भैया बड़ा। और वैसे भी इसकी एज 80+ है 80+ है माइथोलॉजी के हिसाब से, माइथोलॉजी के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिन हाँ, के हिसाब से। हाँ, ओरिजिन के हिसाब से। अच्छा, तो नागराज आया और छा गया, थोड़ा नहीं, संघर्ष ऐसा करना नहीं पड़ा? हुआ। हमें बहुत स्ट्रगल शुरू में करना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय डायमंड कॉमिक्स की तरह के कॉमिक्स था जिसमें कार्टून चल रहा था एक तरफ मार्केट में, उसका वो था, और दूसरी तरफ मनोज। डायमंड आपसे पहले आ गए थे? हाँ जी, हाँ, काफ़ी पहले। काफ़ी पहले मनोज कॉमिक्स था, तो उसके अंदर वो परिकथाएं वगैरह चल रही थी, राजा रानी की कहानियाँ। तो मार्केट में अपने को प्रवेश और उसको पैर जमाना बहुत मुश्किल काम था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों ने हमें कोशिश करी कि हम ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि लगातार हम लगे रहे। हमने कहा नहीं, तो सफलता मिली फिर एक दिन, और उसके बाद सब कुछ। पर तरीका क्या होता है संजय? जैसे अब कोई नई चीज़ आती है, यूट्यूब से आप प्रमोशन करते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे बताते हैं ये आ गया, लेकिन उस वक्त आपके पास क्या था बताने के लिए कि भाई ये पढ़िए ज़रा, एक हीरो आया है देखिए मार्केट में? उस समय तो ये सब चीज़ें थी नहीं, हाँ, फेसबुक वगैरह ये मार्केटिंग के वो नहीं थे। हमारा पब्लिकेशन ऑलरेडी बाज़ार में था, इसलिए मैं मानता हूँ कि वो हमें थोड़ा सा आसानी वो तो आपने थी। किताब रखवा ली, रखवा ली। जहाँ पहली रखी थी वहीं साइड में रखवा ली, लेकिन अगर फिर किसी भी ने कोई क्यों खरीदेगा? उस समय, देखिए ये तो फ़ायदा था कि लीडरशिप थी, ये तो था, लोग लीडरशिप एटलीस्ट थी। पढ़ते थे। हाँ, लोग बाग जो आ रहे हैं उन्हें नई कॉमिक्स चाहिए तो वो ले लेते थे। अब ठीक कह रहे हैं। अब मुझे याद आया कि एटलीस्ट ये था कि जो महिलाएं घर पे रहती थी, बाहर नौकरियां भी नहीं करती थी, मैंने देखा हमारे घर में भी उन्हें भी पढ़ने की लत थी, कुछ ना कुछ वो भी पढ़ती थी। सही कह रहे हैं आप। और मनोरंजन के लिए बहुत साधन नहीं थे, तो पढ़ना एक अनिवार्य माध्यम था। सरिता, उसमें आप चाहे कॉमिक्स पढ़ो, सरिता थी, गृह शोभा थी, सब थी। चाहे वो हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, उन्हें कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने पे जोर था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हुआ कि आपको इतना आसान भी नहीं था रास्ता, नागराज को स्टैब्लिश करने में टाइम लगा। ठीक है, ध्रुव कितना छोटा है उससे? ध्रुव और नागराज के बाद आया, 2 साल बाद शायद आया। तो मार्केट अब तैयार थी और नए नए करेक्टर्स की ज़रूरत थी। जब सुपर हीरो जो विधा है वो कबूल कर ली गई है, तो अब ज़रूरत है और करेक्टर्स आएँ। तो हमने ये भोकाल, डोगा, ये ज़रा ना उससे बताइए मुझे, सिलसिले से पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन? तो सिलसिला थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मतलब अच्छा। भोकाल आया, डोगा आया, उसी समय ऑलमोस्ट ध्रुव भी आ चुका था।
और फिर और कुछ करेक्टर्स थे जो कि मेनली हमारा था कि जो करेक्टर्स हम खुद, मतलब जो हमारी एडिटिंग टीम थी जिसमें मैं था, तो नागराज, ध्रुव, डोगा, भोकाल, ये हम संभाल सकते थे। करेक्टर्स तो बहुत आए, जैसे परमाणु था, तिरंगा था, भेड़िया शक्ति था, थी, भेड़िया था, योद्धा था, हाँ, गमराज था, बहुत सारे करेक्टर्स आए। गमराज लेकिन था। हमारा जो टाइम था वो कुछ एक करेक्टर्स पे आप लगा सकते थे। मल्टीपल टीम्स उस समय नहीं थी। अगर एडिटोरियल टीम्स होती तो नेचुरली बहुत सारी अच्छे करेक्टर्स होते, लेकिन करेक्टर्स तो इन सब में ही जान है। और अब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो हम सभी करेक्टर्स को ओरिजिन दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं। उस पर मैं आऊँगा, पर ये बताइए कि कब लगा आपको कि भाई नागराज इस्टेब्लिश हो गया? मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो ये बताती थी कि अब एक नए कैरेक्टर की जरूरत है मार्केट में, या आप दिमाग में था कि यूनिवर्स तो बनाना ही है मुझे? यूनिवर्स तो बनाना ही है, कि ये भी बहुत बड़ी बात थी। ये विजन था, ये विज़न था कि हम एक यूनिवर्स बनाना है। और सोची समझी साजिश थी बच्चों के खिलाफ आपकी, हमारे, बिल्कुल कि सोची। तुम्हें फंसाएंगे, रुको चिंता मत करो, नागराज तो पहला है। देखिए, वो तो जब भी कोई आदमी कोई चीज़ शुरू करता है तो उसके मन में यही होता है कि परिवार बने, बड़ा हो, तो ये उसका ही हिस्सा था। और हम कामयाब रहे, सफल रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसमें एक बात बताइए मुझे कि नागराज है, ध्रुव है, भोकाल है, डोगा है, आप लेखक कैसे चुनते थे? ये प्रोसेस क्या था जब कि एक नया कैरेक्टर आएगा मार्केट में, इसकी एक कहानी होगी? क्योंकि देखिए, कुछ भी कीजिए, कैरेक्टर को कहीं भी घुमाइए, लेकिन जो उसकी मूल कहानी है उससे तोड़कर तो आप कभी नहीं ले आ सकते। वो लौट लौट कर आपको उसके रेफरेंस देने पड़ेंगे। तो कैसे तय होता था, राइटर कैसे चुनते थे आप कि ये इसके लिए ठीक है, इससे करवाओ देखिए, डोगा हमारे वाला पास काम? कॉमिक्स इंडस्ट्री में जैसे मनोज कॉमिक्स उस समय थी, और भी एक दो कॉमिक्स थी, शायद नूतन कॉमिक्स थी मेरठ से, हाँ, राधा कॉमिक्स थी। तो जो मार्केट में थे राइटर्स जो कॉमिक्स लिख रहे थे, हमारे पास उसके अलावा और दूसरा विकल्प था नहीं। क्योंकि उस समय तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि आपने फेसबुक पे डाल दिया कि हमें राइटर की ज़रूरत है या कुछ। तो वो मार्केट में जो लोग थे, कुछ आते थे कि एक सक्सेसफुल पब्लिशर है तो उसके पास आते हैं, मिलते हैं। पर था ये, क्योंकि जो समझ हमारे को सुपर हीरो कॉन्सेप्ट की थी वो बड़ा मुश्किल था वो उस तरीके से मिलना। लेकिन थैंक्स कि हम खुद एडिटर हैं, हम खुद कर सकते हैं, हमारे पास समझ है, तो हम डिस्कस करके उन लोगों के साथ कोई पहला फर्स्ट ड्राफ्ट आया, उसके बाद देखा कि हाँ, लगा कि ये आगे बढ़ सकती है कहानी, ये आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उनको बता दिए पूरा आइडियाज़। कई बार पूरे आइडियाज़ लिख के देने पड़ते थे, अच्छा, 10-10 पेज के आइडियाज़, 32 पेज की कॉमिक्स के लिए। प्रोसेस बताइए। बेसिकली प्रोसेस इसका ये है कि अब मैं कोई आइडिया सोचता हूँ, मैं उस आइडिया को थोड़ा सा डेवलप करता हूँ। जैसे 1 लाइनर बोलते हैं, 10 लाइनर हो गया, एक पेज, आपने तय किया, ऐसा मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आपने तय किया कि इस बार नागराज जो है वो ऐसी एक मुसीबत में फंसेगा और ऐसे निकलेगा, आपके दिमाग में एक लाइन आ गई। वो जो हमारी हिस्ट्री चल रही थी ना, उसमें बीच में गैप आ गया था। हाँ, तो मैंने जब शुरुआत करी थी शुरू में, बचपने में, और उसके बाद जब ये सीरियस होता गया मैटर, क्योंकि अब आपको बार बार छापनी है, नई नई कहानियाँ लानी है, और वो कहानी पहले से ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, इंटेंस हो। तो हाँ, तो वो धीरे धीरे वो दबाव महसूस होना शुरू हो गया। जहाँ तक मुझे कॉमिक्स की समझ थी कि चलो भाई, अब इसको नागद्वीप पे ले जाओ, अब इसकी कोई एक गर्लफ्रेंड को ले आओ, अब इसके एक नए विलेन को ले आओ, अब इसका जुड़वा ले आओ, नागदंत। हाँ, जुड़वा ले आओ। तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट एक समय जाके वो एक्सपायर हो गए। जहाँ तक कि मेरी स्टडी थी, वहाँ जाके वो एक बार रुक गया। कुछ समय का टाइम लगा, और उस समय कुछ हल्की कहानियाँ भी आईं, और ऐसी कहानियाँ भी आईं जो कि मैंने एक बार पब्लिश करना बंद कर दिया था। 5-5 साल तक उनके रिप्रिंट्स नहीं छपे। और ये एक राजकम्स की खासियत थी कि नागराज, सुपर कमांडर, ध्रुव, डोगा, भोकाल और ये जो भी फ्रंट लाइनर्स थे, इनके कॉमिक्स पूरी की पूरी सीरीज़ हमेशा मार्केट में रहती थी, यानी कि रिप्रिंट्स होते रहते थे। वो हमेशा स्टॉक में रहते थे। ठीक। तो एक टाइम ऐसा आया कि लगा नहीं, अब क्या करें। पर उसको आप राइटर्स ब्लॉक कह लो, नासमझी कह लो, या कुछ भी कह लो, लेकिन जब वो राइटर्स ब्लॉक वो हटा,
उसके बाद अगेन मतलब मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास खुद ही लौट गया कि आज मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहानियों में फंसते हैं, परिस्थितियाँ आप आती हैं। बेसिकली राइटर हैं, पब्लिशर हैं? मैं अपने आपको क्या मानते मैं हैं? राइटर हूँ। राइटर मानते हैं, ठीक है। हाँ, फिर? मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, राइटिंग नहीं छोड़ सकता। वाह वाह, अच्छा। हाँ, तो हम उस पे थे, ठीक है। फिर हिस्ट्री को आप जोड़ रहे थे, अच्छा है, आप जोड़िए प्लीज़। हाँ, हाँ, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे को लग गया कि हाँ, कहानी इस तरह से लिखी जा सकती है, इनमें कोई समस्या नहीं है। जो समस्या आती है उनका हल पास में ही होता है, विद इन द स्टोरी होता है। आप हमेशा देख लीजिए, आपकी कहानी में कैरेक्टर को, परिस्थितियों में किसी भी जगह कोई समस्या आती है तो कहानी के अंदर ही होती है। ज़रूरत आपको उसको 4 बार पढ़ने की है, 10 बार पढ़ने की है कि ये जो समस्या का हल क्या है, वो वहीं होता है, बिल्कुल वहीं होता है। कई बार बिल्कुल बगल में होता है, कई बार समस्या के अंदर ही होता है। तो जब ये चीज़ सीख ली, उसके बाद सब चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो प्रोसीजर यही रहता है कि मैं पहले कोई आइडिया सोचता हूँ, फिर वन लाइनर डेवलप करता हूँ। और आज के टाइम, पहले तुम डायरी में लिख के रखते थे, और डायरी में ये पोजीशन थी कि मैं जैसे ऑफिस से निकलता था घर के लिए, तो अकेला होता था कई बार, तो ड्राइव कर रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। क्योंकि वो आप खुद राइटर हैं, खुद समझ सकते हैं कि वो चेन होती है। जैसे मैं दिमाग के चारों तरफ एक वो धुंध छा जाती है ना, डोम बन जाता है कहानी का, आपके वो सारा संसार दिखाई दे रहा होता है, इधर कौन है, इधर इधर उधर। तो मैं कार को रोक के और डायरी में वो लिखता तुरंत था, नोट किया? पूरा नोट करता था। और एक बार पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, मतलब ठक ठक किया। अच्छा। भाई क्या करूँ, वो सुनसान एरिया था कि क्या भाई लिख रहा है? क्या, और मैंने कहा अगर इसने पढ़ लिया मैं जो लिख रहा हूँ तो आफत तो तब आएगी कि उसे तो हत्या लिखी जा रही अरे है। यार किसकी प्लानिंग हो रही है भाई? किसकी फिर आप planning कहते नहीं, कॉमिक्स है, झूठ बोल रहा है। तो आज के समय थोड़ा सा आसान है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब हाँ, जो आप जिसमें आप अकेले हैं, आप उसमें राइट डाउन करते हैं। और कुछ लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने अपने हाँ, process रिकॉर्ड भी से, करते हैं। याद रह जाता है। हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है ना आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम। वो अच्छा, टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाता, हाँ, वो भी करा हुआ है। वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो दोबारा सुनने में मेरे को असहज होता है। अपनी आवाज़ फिर सुनना तो हमारा तो आवाज़ गया में हमें मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से फिर जब भी होता है, रात को मैं अपनी डायरी अपने बगल में रख के सोता था। ठीक, कभी भी नींद खुल गई, ठीक। और वो आइडिया जो है, मैं अभी पीछे मुझे एक उसमें चीफ गेस्ट बुलाया गया था, किसी स्टूडियो की वो थी पेंटिंग एग्जीबिशन। तो वहाँ उन्होंने मौका दिया कुछ कि बोलिए। तो मैंने कहा था कि अपने सपनों को थाम लो, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जो सपने आते हैं वो अपने आप में बहुत मनोरंजक होते हैं। आप सुबह उठ के, मतलब मेरा अपना ये है कि मैं उठ के अपने पूरे सपने को याद करता हूँ, लिखते हैं? हाँ, फिर लिखता हूँ उसे, फिर उसमें जो लॉजिकल कमी होती है उसे ठीक करता हूँ, आहा, क्योंकि सपना सपना खुद में कहानी है। बढ़िया। अच्छा, आपने आइडिया सोच लिया, फिर अपने राइटर को बताया? बिल्कुल। फिर राइटर से डिस्कस होगा, फिर राइटर उसे अपने हिसाब से पॉइंट वाइज लिखेगा, पेजिंग करेंगे कि जी ये इतने पेज में की सिचुएशन, ये सब चीज़ें फिर आती हैं, डिस्कस होता है। डायलॉग्स? वो डायलॉग, सिर्फ की डायलॉग शुरू में लिखे जाते हैं जो ज़रूरी है, और उसके बाद फिर वो कॉमिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे। कॉमिक्स फॉर्मेट में लिखने के बाद वो फिर मेरे पास आती रहती हैं, जैसे 20 पेज हो गए, 25 पेज हो गए, उसमें जो घटनाएं काटनी है काट दी, जो घटनाएं मुझे लगता है खुद लिखनी है फिर वो मैं सारी खुद लिख लेता हूँ। अच्छा, आपका पूरा दखल रहता है कहानी में, ठीक है। और उसके बाद आपने भेजा? हर कहानी में नहीं रहता, अच्छा, जिन कहानियों में ज़रूरत होती है, मतलब ठीक है। मुझे लगता है कि शुरू से ही कि कोई भी क्रिएटिव है उसको अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि वो फ्रीडम में से जो कथानक है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ फिर इंटरफेरेंस ठीक है। करना पड़ता है। अच्छा, फिर ये लिख दिया, लिखने के बाद कहाँ भेजा? लिखने के बाद आर्टिस्ट के पास चला जाता है, वो उसके हिसाब से आर्टिस्ट उसमें रफ ड्राइंग्स वगैरह बना के भेजते हैं, फिर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद फाइनल ड्राइंग आ जाती है। ठीक, ड्राइंग में अगर आर्टिस्ट खुद इंकर है तो एक उसमें होता है प्रोसीजर कि पेंसिल से ड्रॉ होता है तो इंकिंग की जाती है उसे। अब वो इंकिंग करने के बाद जब वो इंक हो जाता है वो खुद पेंसिलर करे तो ठीक है, नहीं तो फिर इंकर के पास जाता है, वो करके देते हैं। और इंकिंग के बाद वो फिर फोटोशॉप में चला जाता है, उसमें जाके वहाँ पर कलरिंग होती, फ्लैट कलर्स भरे जाते हैं,
फिर वो कलर इफेक्ट के लिए चला जाता। वाह, कलर इफेक्ट के बाद वो इधर इसके ऊपर टेक्स्ट सेटिंग का काम शुरू रहता है भाई साहब पीछे पीछे। इतना आसान नहीं है मामला। नहीं 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 नहीं। हाँ, उसमें सेट करना डायलॉग यहाँ, हाँ, फिर डायलॉग वो यहाँ, नीचे यहाँ दो। फिर राइटर ने तो अपने मन खोल के लिख दिया है, हाँ। और चित्रकार के जो पैनल है उसके अंदर वो फिट हो रहे हैं। अब उसकी सिरदर्दी है, कहाँ डायलॉग फिट करूँ उसके। हाँ। हाँ, तो ये बहुत सारी हैं, मतलब एक कॉमिक्स को तैयार करने में हमें 6 महीने से 1.5 साल तक लग जाता है एक एक कॉमिक्स को 94 पेजेस की। 6 महीने से 1.5 साल। 1.5 साल लग जाता है अभी भी। हाँ जी, आप देखिए, पहले तो राइटर का फिल्म हो गई। राइटर का कुछ भी टाइम जो राइटर लेगा, हाँ, उसके बाद जो आर्टिस्ट है पेंसिलर, वो एक दिन में एक पेज, मुश्किल 2 दिन में एक पेज, इस तरह की एवरेज। तो आप 94 पेजेस को लगा लीजिए, 3-4 महीने तो अब वैसे ही हो ऐसा गए। है ना, मेरा तो सवाल ये था कि महंगी क्यों आती हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक ही है रेट। उतनी महंगी भी नहीं है, जिस हिसाब से नहीं, मेहनत है। बात महंगी की तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये है कि आपकी वॉल्यूम्स कम है, हाँ, और जिस चीज़ पे आपके कोई भी क्रिएटिव्स शामिल हो जाते हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए उसकी कीमत। आर्ट की मेरी नज़र में कोई कीमत नहीं है। हमें काम कराना पड़ता है क्योंकि एक मार्केट है, उसको हमें किसी प्राइस पे देना है। तो वो बात अलग है, मेरी नज़र में एक आर्टिस्ट की कोई हर चीज़ कीमत। तो पैसे की आ रही है, लेकिन हाँ। so, वो है। अच्छा, मैं पूछ रहा था, एक साहब भी पूछ रहे थे कि ये ज़रूर पूछ लेना उनसे, ये धाएँ और ढिशुम जो हैं आवाज़ें, ऐसे तो नहीं होती आवाज़ गोलियों की। ये पहले कहाँ से शुरू हुआ कि ये धाएँ लिखेंगे ढिशुम लिखेंगे? ये देखिए, पहले कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि राज कॉमिक्स से पहले भी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्मों से आई है। नहीं, पर आपने बदला क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक बंदूक की आवाज़ तड़ तड़ है, वैसे तो आपने तड़ तड़ की थी बाद में, पर वो रेट भी करी। हाँ, रेट भी की। ये जो ध्वनियाँ है ना, ध्वनियाँ लिखना तो कठिन काम है। इसे किसने डिकोड किया, ये आवाज़ ऐसी आएगी? क्योंकि देखिए, बहुत सच्ची आवाज़ें नहीं थी वो। मुझे तो जब तक मैंने असल में नहीं सुनी, मैं तो सोचता था गोली की आवाज़ धाई आती है। हाँ, ये आपने भ्रमित किया। ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये हमारी गलती रही है, लेकिन कई चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो लोगों को पसंद आ रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे फिल्मों में धाई की आवाज़ बोलता था जब कई बार आर्टिस्ट भी, तो वो धाएँ बोलता था, तो वो एक उसमें फ़न था। तो वो जो मनोरंजन वाला एक पहलू था, वो कहीं ना कहीं राइटर्स उनको, आज आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के जो नए जनरेशन के राइटर्स हैं, वो उन साउंड्स को दोबारा इस्तेमाल करने लगे, धाएँ वाले जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, डिचक्याऊं, हाँ, असली आवाज़ तो डिचक्याऊं थी, वही। तो कभी ऐसा भी हुआ कि जब ये सब मामला हिट हो गया, तो आपके दोस्त आपसे पूछते थे कहानी लीक कर दो भाई, क्या होने वाला है इसमें आगे? आज तक होता है। हाँ। अच्छा, उतने दीवाने लोग बचे हैं अभी जितने उस वक्त थे? हमारे भाई, हमारे तो झगड़ा हो जाता, सिर्फ फुटबॉल हो जाती। आज जो बचे हैं वही दीवाने हैं ना। हाँ, ये तो दीवाने है। हैं असल तभी तो दीवाने तभी बचे हैं। हमारे यहाँ क्लियर था कि हमें थोड़ी पता था उस टाइम डायमंड और राज, हमें तो ये था कि नागराज की है, ध्रुव की है। वो एक्सचेंज भी ऐसी होती थी बच्चों में कि नागराज और ध्रुव एक्सचेंज हो सकता है, चाचा चौधरी और ध्रुव थोड़ी एक्सचेंज हो सकता है। वो बांके लाल से ठीक है, ट्रेडिंग होती थी बकायदा। मतलब उसके अपने नियम थे। बिल्कुल सही है। तो बच्चों के नियम मान से लीजिए ऊपर कि कुछ नहीं एक नागराज है, तो एक नागराज मैं तुझे दूंगा तो 4 परमाणु तुझसे दूंगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे तो पता ही होगा कि मार्केट में नागराज का रेट और ध्रुव का रेट ज़्यादा था, डोगा परमाणु का वैसा रेट नहीं बना बाद तक भी। आज भी नागराज ज़्यादा फेवरेट है लोगों का। बिल्कुल। आपका फेवरेट कौन है? देखिए, मेरे फेवरेट का आप देखिए ना, आज तक जिन बच्चों को आप डेवलप करते जा रहे हैं, बीइंग ए राइटर, तो मेरा क्या होता है, जब मैं नागराज लिख रहा हूँ, नागराज पे काम कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे को सिर्फ नागराज दिख रहा होता है। उसके जो उसके साथ के जो करेक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं, उनके विलेंस दिख रहे हैं, उसका पूरा वो दिख रहा होता है। उस समय मैं डोगा को याद नहीं कर रहा होता। अच्छा। उस समय मैं परमाणु को, भेड़िया को, इन लोगों को याद नहीं कर रहा होता। तो जब मैं भेड़िया लिख रहा होता हूँ तो मैं भेड़िया की दुनिया में पहुँच सबसे बड़ा यही है। हाँ, यही है, और कोई है ही नहीं, और इधर आजू बाजू कोई है ही नहीं। तो यही एक तरीका है। तो फेवरेट इसमें कुछ नहीं है। जब आप जो कॉमिक्स को लिख रहे हैं, और फिर आपको नहीं लिखना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि ये मेरा फेवरेट नहीं है, मैं ऐसे किसी उस पर काम कर रहा हूँ जो फेवरेट नहीं है, फिर आपको नहीं लिखना चाहिए।
फिर तो अच्छा ये होगा कि आप नागराज को पसंद कर रहे हैं या डोगा को पसंद कर रहे हैं तो आप वही लिखते रहें। अच्छा, अब यूनिवर्स तो बन गया, इसके आगे तो ऑब्वियस था कि फिल्में बनती इन पर। बिल्कुल। कभी सोचा? नहीं, सोचना हुआ? क्या था, हम तो उसमें कूद पड़े थे। अच्छा, कब? हम मुंबई जाके हमने इसके ऊपर 3 एपिसोड बनाए खुद से, अच्छा नागराज के ऊपर। अच्छा, हाँ जी। कौन था और उसमें नागराज? मतलब एपिसोड बनाने मतलब शूट किया प्रॉपर? शूट किया, राज प्रेमी जी थे जो शिव का रोल किया था उस समय उन्होंने, ठीक। उनके साथ हमने शूट किया 3 एपिसोड। और वो समय ऐसा था कि उसके अंदर जो हमने कॉस्ट्यूम्स बनाए थे जो विलेंस के, उससे पहले कहीं नहीं आए थे, मतलब बॉलीवुड में वो बने ही नहीं थे जो सीरियल्स आ रहे थे, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस हुए। तो बहुत ही खूबसूरत वो बना था। लेकिन क्योंकि उस समय ले दे के आपके पास दूरदर्शन था, उसमें लाइन लगी हुई थी, तो वो सब चीज़ों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद भीष्म इंटरनेशनल के बैनर में मुकेश जी ने भी बनाए थे 2 हमारे। शक्तिमान, अच्छा अच्छा, उन्होंने बनाए थे? हाँ, 2। वाह। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब शक्तिमान हिट हुआ होगा तो उनके जहन में भी आया होगा क्योंकि कि और सुपर हीरो। हमने मुकेश जी के साथ कॉमिक्स उनकी छापी थी शक्तिमान की, तो उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। आपने ही छापी थी वो? हाँ, पढ़ी थी लाइक डायमंड कॉमिक्स ने भी छापी थी, उसके बाद हमने टेक ओवर कर लिया था। तो उनके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं बनाता हूँ पायलट, तो उन्होंने बनाया था पायलट। फिर हुआ क्या? फिर हुआ क्या, वहाँ उस समय सीईओ थे, उन्होंने उसको एग्री कर लिया था कि नेक्स्ट वीक में आप इसको शुरू करते हैं। 2 दिन बाद वो सीईओ नहीं रहे और उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई, और क्या हुआ क्या नहीं वो एक लंबी कहानी है। चलिए, वो तो पुरानी बात उसके हो बाद गई। फिर हाँ। उसके बाद हम स्टार, सोनी, इन पे भी गए। एक टाइम ऐसा आया कि जब वहाँ पर लोग वो पहुँच गए जो आपने कहा था ना कि हायर स्टडीज़ और कैरियर मेकिंग के बाद जो लोग थे वो वहाँ पर जाने लग गए, वो वहाँ की उन कुर्सियों में बैठने लग गए जो अपने निर्णय ले सकते थे। तो वहाँ वो सब कॉमिक्स, राज कॉमिक्स पढ़ चुके थे, नागराज, डोगा, ध्रुव, तो उन लोगों ने वहाँ से बातचीत शुरू हुई, माहौल बनना शुरू हुआ। और माहौल बनते बनते फैंटम फिल्म्स में थे मधु मंटेना और ये अनुराग कश्यप जी ने इसको हाथ में लिया अपने, और हमारा एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का। लेकिन उस समय वो शुरुआती दौर पे थे, और ये था कि बॉम्बे वेलवेट एक बड़े बजट की फिल्म वो बनाने जा रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नागराज। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट डोगा का था। अच्छा, डोगा का प्रोजेक्ट था। और लेकिन बॉम्बे वेलवेट के साथ क्या हुआ ये सब जानते ही फिर हैं। बहुत कुछ डूब गया। फिर बहुत कुछ डूब ये गया। भी डूब गया फिर प्रोजेक्ट। फैंटम भी बंद हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं। हमें पता होता तो हम अपील कर देते, बॉम्बे वेलवेट हिट कर दो भाई, इसके बाद बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है। नहीं, वो तो खैर उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं कि भाई बॉम्बे वेलवेट के बाद हम डोगा लेके आएंगे। खैर हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। अच्छा, अभी भी आप कॉमिक्स छाप रहे हैं क्या? वैसा मतलब पूछना भी वैसा गलती, वैसा रिस्पॉन्स तो नहीं है, ईमानदारी की बात तो ये है। सेल्स का। हाँ, हाँ। नहीं है ना? चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपका जो पैशन है, ये पूरी तरीके से अपने पैशन पे बेस्ड राज कॉमिक्स निकाल रहा हूँ। सन 2000 से हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट के उस पर आ गए थे, मतलब इससे पहले प्रॉफिट्स में थे, फिर 2000 से हम इन्वेस्टमेंट के उसमें आ गए थे, आपको निकालना है या नहीं निकालना। जब आप ये कहते हैं पैशन से निकाल रहा हूँ, तो उसका ये मतलब है कि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें घाटा खा रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, सन 2000 से हम लोग घाटे की तरफ आ गए थे। यानी अब आप निकालेंगे तो जो आप उसमें डाल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को काउंट कर लो। आगे फिल्म बनती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो कैसे रिटर्न्स आएंगे वो एक अलग बात है। और सन 2017 या 18 तक वो घाटा जो है वो तकरीबन 1 के करीब पहुंच चुका था पर ईयर। बाप रे। तो उसके बाद हमने इसको 17 के आसपास कम कर दिया था। कम कॉमिक्स आने शुरू हो गए थे। उसके बाद ये आपका कोरोना हुआ। ठीक। कोरोना के बाद फिर थोड़ा सा इसके अंदर लोगों का क्योंकि खाली घर पे बैठे हुए थे, PDF शेयर्स हुई इसकी, पायरेटेड, लोग वापस आए, और फिर हम तीनों भाई भी अलग अलग हो गए थे। तो अब सबकी अपनी अपनी वो थी कि क्या इसे निकालना है, कितना नुकसान पे निकालना है, वो सब चीज़ें अभी कोरोना का असर कॉमिक्स के मार्केट में पड़ा?
खाली बैठे लोगों को जब ये आपके जितने भी नेशनल चैनल्स हैं उस पर इसका जिक्र हुआ कि कॉमिक्स पढ़ी जा रही है इस तरीके से, तो कॉमिक्स पायरेटेड साइट पे तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। हाँ। लाखों लोग जुड़ गए थे उससे। अच्छा, खुद मेरे पास जो व्हाट्सएप पे घूम फिर के जो है मेरे ही पायरेटेड एडिशन आते थे कि ये पढ़ो। तो पायरेसी यहाँ भी उसी तरह से संकट है जैसे फिल्मों के लिए। पायरेसी तो बहुत ज़्यादा है। पायरेसी मतलब अगर वो जितनी पायरेसी चल रही है उतनी कॉमिक्स अगर बिकने लग जाए तो फिर तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। यानी कॉमिक्स लोग पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने वाले मौजूद हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, लेकिन पायरेसी के चलते कॉमिक्स का जो कारोबार वो घाटा खा रहा है। तो वो जो बात आपकी आई है ना कि इसकी कीमत क्यों ज़्यादा है, तो सही है सवाल। अभी कितनी कीमत है बताइए जिन्हें नहीं पता। देखिए 96 पेजेस की जो कॉमिक्स है 500 उसका प्राइस है। तो यही कोरोना से पहले जो था 150 या 160 ऐसे कुछ था 96 पेजेस की कॉमिक्स का। अच्छा, हाँ, इतना फ़र्क। तो उतना ही नुकसान था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि महंगी है तो वो गलत नहीं कहते, कॉमिक्स है महंगी, और अगर ये सस्ती हो जाए तो शायद, क्योंकि जो पायरेटेड पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मजबूरी वश पढ़ रहे हैं कि वो 500 रुपये इधर खर्च नहीं कर सकते तो वो मजबूरी वश खरीद रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं पायरेटेड। एक बात बताइए संजय जी, पहले तो मिल जाती थी कॉमिक्स, किताबों की दुकानें भी थी, कल्चर था एक पढ़ने का। तो हम जाते थे तो क्रिकेट सम्राट वगैरह बहुत सारी होती थी, साथ में कॉमिक्स भी होती थी, रेलवे स्टेशंस पर मिल जाती थी, है ना, व्हीलर्स वालों ने रखी थी। अभी फ़िलहाल चलते फिरते भी तो नहीं दिखती है। मुझे पता है, मैं ईमानदारी से बताऊँ, मुझे कब दिखी, मुझे मेरे ठीक ठाक बचपन के बाद कॉमिक्स दिखी। एक बार मैं प्रगति मैदान में था पुस्तक मेले में, तो आप लोगों ने स्टॉल लगाए थे, वो नागराज एकदम ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा था उसमें, और मैंने उसमें बड़े मजाक में पोस्ट भी की थी। हो सकता है आप ही ने शायद उस पर फिर कमेंट भी किया था, तब हमारी ऐसी दोस्ती भी नहीं थी। तो मैंने लिखा था कि भाई नागराज तो ऋतिक रोशन हो गया, तो आपने शायद लिखा था कि आप तो ये बताइए अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मुझे वो याद है कि मुझे अचानक तब महसूस हुआ कि कॉमिक्स अब तक आ रही हैं। तो दिखने का संकट भी तो है। बिल्कुल है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम दिखाई जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक टाइम था जो पूरी जनरेशन जो थी कॉमिक रीडिंग जनरेशन वो हायर स्टडीज़ पे चली गई और उसका कैरियर मेकिंग में। उसी समय का दौर था जब देश में MNCs आई थी। MNCs ने आते ही सारे विज्ञापन होर्डिंग वगैरह जो है महंगे कर दिए थे, मतलब प्राइस इतना ज़्यादा शूट कर दिया था कि कोई कुछ कर ही ना पाए। और उस दरमियान ये कोक, पेप्सी और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी शॉप्स अपने रेंटल जो कॉमिक्स लगा रहे थे उससे ज़्यादा फ़ायदा उसको वो बेचने में हो रहा था। तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। उसी दौरान जो बाकी पब्लिशर्स थे उन लोगों ने कॉमिक्स पब्लिशर जो थे 10-12 कॉमिक्स पब्लिशर्स थे वो बंद होते चले गए। तो जो रेंटल कॉमिक्स थे या बेचते थे उधर उनका जो पाठक था, जो बायर था, वो चला गया हायर स्टडीज़ पे। इधर ये हो गया तो सारी चीज़ें नया पाठक बनानी एक्चुअली मुझे भी लगता है, क्योंकि जब टीवी आया और सारी चीज़ें बहुत तो स्लो गया, वो कम हो गया। वो गेमिंग में चला गया और इधर उधर चला और गया। फिर एक्सप्लोर मतलब एक्सपोजर भी था ना, उसने एक्सप्लोर किया कि DC मार्वल्स चल रहा है तो वो सीधा उधर भी पहुंचने लगा। आई थिंक DC मार्वल बहुत बाद में, कि DC मार्वल ने यहाँ आने के लिए बहुत स्ट्रगल करा, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है उन्होंने। गौथम कॉमिक्स करके एक कंपनी बनाई थी जिसमें DC मार्वल और 1-2 कॉमिक्स और थे, मिल के उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। और वो कॉमिक्स 10 रुपये 8 रुपये प्राइस की कॉमिक्स निकाल रहे थे और वो उस पर डिस्काउंट दे रहे थे 75%। यानी कि दुनिया में भी खूब है संघर्ष। यानी 2 रुपये की कॉमिक्स बेच रहे थे वो। बताइए। तो नहीं, वो भी होता तो अच्छा होता। हाँ, एटलीस्ट मार्केट तो जिंदा रहता, मार्केट जिंदा रहता, और वो उसके साथ ये भी बिकता रहता। तो वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ, वो भी इसी चक्कर में बंद हो गया कि क्योंकि वो नुकसान में बेच रहे थे। हाँ, क्योंकि अभी याद है छोटे छोटे दुकान कस्बों में, शकील भाई, जैसे हम जाते थे, मेरठ के पास रहते थे, तो वहाँ क्या होता था कि हम गए किसी दुकान पर, अब खरीदने की तो हैसियत नहीं है, 10 रुपये 12 रुपये कौन दे, तो वो 1-2 रुपये में किराए पे देता था, आज ले जाओ 24 घंटे में देनी है। तो हम तो पढ़ने में एक्सपर्ट आदमी, इधर से उधर तक घर तक जाते थे, पढ़ ली वापस है, भैया ये तो पढ़ रखी है भैया ने। तो समझता तो सब था, लेकिन एक जो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग थी ना पढ़ाने वालों में, पढ़ने वालों में, एक्सचेंज करने वालों में, वो एक अलग दुनिया थी। बिल्कुल अलग दुनिया। और लोग उस पर डिस्कशन करते थे।
आप कि ये यार देखिए देखा वो नागदंत आ गया, वो नागराज के उसमें। सफलता कैसे पता लगती है किसी भी चीज़ की, कि जो एक रेंटल कॉमिक्स था जो, हम्म। वो 1 या 2 पीस रखते हैं, 3-4 रख दिए। ऐसे ही हमारे जो शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी के, सुरेंद्र पाठक जी के नावल होते थे, हद से 10 पीस रखते थे वो। बस एक रेंटल कॉमिक्स देने वाला 100 कॉमिक्स लेके जाता था एक टाइम में। एक कॉलोनी को ही तो कैटर कर रहा होगा वो। वही। कितने लोग उससे लेके जा रहे होंगे, 100 कॉमिक्स वो लेके जा रहा है। अब यार एक तो मुझे ये बड़ा बुरा लगता है, ना तो अब सीडी डीवीडी मिलती रेंटल, ना कॉमिक्स वाला बचा रेंटल। रेंटल का मामला ही खत्म हो गया, हाँ। अब वो नहीं है। एक्चुअली दोस्तियां भी ऐसे हो जाती थी, हम्म। आप किराए पे जाके लेते बिल्कुल थे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने फटाफट पढ़ के अपने दोस्त को दे दी, यार वापस करनी नहीं है। ऐसे देखिए बहुत कल्चर ही खत्म हो गया। वो कल्चर ख़त्म हो गया। वो जो एक दोस्ताना था, अभी भी हमारे जो कॉमिक्स कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जैसे हमारे पास कॉमिक कॉन्स में मिलने आते हैं, बुक फेयर्स में मिलने आते हैं, तो वो लोग एक आता है, अगर मान लीजिए नॉर्थ से, एक आता है ईस्ट से, वेस्ट से, वो ऐसे बात करते हैं जैसे जन्मों से मिले, पहली बार मिल रहे होते हैं। भाई तो उन इतना, कैरेक्टर्स से दोस्ती है ना हाँ उनकी। हाँ, तो इतना ज़बरदस्त इस ये कॉमिक्स सुपर हीरोज़ में इतना ज़बरदस्त वो कनेक्टिंग का वो है कि वो इस हद तक जुड़ जाते हैं कि ये बात मैं बता नहीं सकता। मतलब घरों में जाते हैं, उनके परिवार वालों से जुड़ जाते हैं, इस हद तक होता है। नहीं तो अब जब आप कॉमिक्स पढ़ने वालों से मिलते हैं, आपके जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा दर्द या शिकायतें क्या होती? उनके देखिए बेसिकली कोई दर्द नहीं है, हर कोई ये कहता है कि कॉमिक्स कभी बंद मत करना। घाटे खाते रहना। अब वो देखिए वो उन्हें क्या मतलब है उन्हें भाई, क्या आप मतलब, कॉमिक्स और दो। यही तो उनका जो ये जो मानसिकता है, भावना है, यही तो फीड कर रही है मुझे। तो आप तो ऐप पे आ गए ना। ऐप पे अभी नहीं आया है। अच्छा राज कॉमिक्स ऐप बनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बंद पड़ी है। अच्छा। और बहुत सक्सेसफुल ऐप थी वो, बहुत सक्सेसफुल ऐप। बाकी लोगों की कॉमिक्स भी थी उस पे, बाकी ब्रांड्स जो थे। और हमने सोचा था, हाँ मनोज कॉमिक्स शायद हमने उसमें डाली थी, हाँ हाँ। शायद मनोज कॉमिक्स, और तुलसी कॉमिक्स के भी कुछ इश्यूज आए थे उसमें। ठीक। पर तुलसी कॉमिक्स तो हम टेक ओवर कर चुके थे, वो हमने खुद ही ले लिए थे उसके करेक्टर्स। तोसी, तोसी। हाँ, वो राज कॉमिक्स के साथ जुड़ चुका है। हाँ। तो फिर मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि छोटा ही सही, और फैन तो मैं भी कॉमिक्स का हूँ। आप नया क्या सोच रहे हो? कुछ तो राहत की बात कहो आप, कि मैं डिजिटल में जा रहा हूँ, हाँ फिल्म नहीं नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, वो सही है, वो तो सारे आप देखिए, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे, और आपके सामने ये सारी चीज़ें होंगी। और ये नई पीढ़ी आपकी बैठी है यहाँ, बिल्कुल बैठी वसु है। जैसे हाँ, आपके तो बेटे हैं, तो बिल्कुल। कुछ आइडिया इनके भी होंगे, तो नहीं, मतलब क्या सोच रहे हैं आप नेक्स्ट जैसे क्या? मेरा है अल्फ़ा कॉमिक्स करके, हम एक नया कॉमिक्स का पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स मैं ला रहा हूँ। तकरीबन 20 कैरेक्टर्स पे अभी लगातार काम चल रहा है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए राइटर्स भी हैं, जिनका ये सपना है कि उनके जो किरदार हैं वो कॉमिक्स के अंदर आएँ। और ये अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनकी राइटर्स की अपनी मूवीज़ पे काम चल रहा है, वाह, अच्छे बैनर्स की मूवीज़ बन तो रही बड़ी हैं। खुशी की बात है कि इतने बड़े लोग कॉमिक्स लिखने को तैयार हैं। कॉमिक्स इसलिए लिखने के लिए तैयार हैं क्योंकि कॉमिक्स की बात बनना वहाँ पर बहुत मुश्किल काम है। कॉमिक्स यानी कि जो सुपर हीरो को लेके आना पर्दे पे, वो आसान काम नहीं है। कहाँ आसान है, हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है क्रिश आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्मों में तो मुझे तो लगता नहीं कोई और आया फिर। हाँ, ट्राई तो बहुत सारे हुए, रावण वगैरह हुआ, और भी कई हुए, लेकिन सही मायनों में ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। आप देखिए कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने इस पे काम किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर्स किसी और राइटर से लिखवाया, अब वो राइटर कब तक आपके साथ है? उसने 4 इशू 5 इशू लिख दिए, उसके बाद जो उसकी आत्मा है, अगर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा ख़त्म हो जाती वो है, बात थोड़ी रहती है, कहीं ना कहीं लैग करता है। अब और पढ़ने यहाँ वाला ही पकड़ लेता है कि हाँ जी, कुछ तो हाँ, गड़बड़ है, मतलब कुछ वो तो गड़बड़ टेक्निकली है। नहीं जानता, आपने राइटर बदल दिया तो पलट के मैंने देखे। मैंने यहाँ सिस्टम ये करा है कि अगर आप अपना करेक्टर दे रहे हैं हाँ रॉयल्टी बेसिस पे, आप लिखो, मेरी गाइडेंस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसको आप लिख सकते हो एक टाइम तक, जब तक आपको लगता है कि यहाँ मुझे लिखना है, तो उसकी आत्मा अगर आपके पास है तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। और
नहीं तो जो करेक्टर्स मैं लिखवा रहा हूँ तो वो हमेशा हो, तो मैं पूरा का पूरा बाइबल बना लेता हूँ। तो आपको पता ही सही है। तो आपके सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग किस उम्र के या किन शहरों से या किन भाषा वाले लोग हैं? देखिए, कभी तो आप भी लोग तय करते हो ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टारगेट ग्रुप है। देखिए ये हुआ कि कॉमिक्स, राज कॉमिक्स खासतौर से मैं बात करता हूँ, तो वो नॉर्थर्न हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही था। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा चलता था, और राजस्थान में, गुजरात में, और पूरा यूपी और बिहार, ये सारा था। अब जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में गए, देश में एमएनसीज आई, साथ ही साथ नॉर्दर्न बेल्ट में और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जो इंग्लिश का एकदम वो बढ़ गया प्रादुर्भाव, उसने जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि माता पिता जो है वो इंग्लिश ही पढ़ाओ और हिंदी कैसी भी हो उसको ख़त्म कर दो। तो और आप इंग्लिश में आ जाते हैं? इंग्लिश में तब आ जाता ना, मुझे खुद इंग्लिश आती तो। आपको अपने कंटेंट की जो आत्मा है, वो तो आप जो अल्फ़ा हम कर रहे हैं, अल्फ़ा में हम हिंदी, इंग्लिश और भी दूसरी लैंग्वेज को लेकर वसु को आती है ना इंग्लिश? हाँ, आप तभी तो ये लेके आए हो ना, बस। मैं आपका इंग्लिश का इशू। हाँ, वो मैंने देखा, ध्रुव का। वो मैंने देखा। इनफैक्ट एक चीज़ है बहुत नितिन जी, कॉन्ट्रडिक्टरी लेकिन इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं था कि इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकती थी। दो कारण थे। एक जो मैंने बताया, क्योंकि मुझे नहीं आती तो मैं जब तक खुद पढ़ नहीं लूँगा मैं सेटिस्फाई नहीं, हाँ, सेटिस्फाई नहीं, मुझे पता नहीं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि टाइम ही नहीं था, हिंदी छापने से ही टाइम नहीं था, फुर्सत ही नहीं थी। और बाद में माहौल ऐसा बना प्रयोग का, फिर बचा ही नहीं मामला। मैं ये कह रहा था एक खूबसूरत कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जैसे आपकी कॉमिक्स का नाम मान लीजिए फ्लैशबैक, जी, अंग्रेजी है ना इसमें, फ्लैशबैक। हाँ, मौत का मैराथन, मैराथन शब्द है। हाँ, अब देखिए, तो इस तरह के नाम हो गए ना, हाँ, हंटर्स। हाँ, लेकिन जब हम इनकी भाषाएं पढ़ते हैं हाँ, तो भाषा में वो हिंदी झलकती है जो अभी नहीं बची है ना। मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन इस पर आप लोग क्या सोचते हो कि हमने भाषा बदलने की जरूरत है, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, ये इसलिए नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, टाइटल फ्लैशबैक जो है वो भी किसी रीजन से है, मतलब जो ये पूरी वो तो सीरीज ठीक है। चल रही है। हाँ। अगर कोई करेक्टर जो हिंदी बोल रहा है, यानी कि वो करेक्टर है ही क्या नाम है, 60s से पहले का है और पीछे के ज़माने का, तो वो तो हिंदी ही बोलेगा। नागराज तो बहुत हिंदी बोलता है आपकी, है ना? नहीं, अलग अलग सीरीज में अलग अलग वो है उसका। अच्छा, इंग्लिश भी बोलता है। मुझे तो अच्छा ही लगता है। मैं सोचता हूँ कि नया बच्चा कोई पढ़ेगा तो उसे ये लगे ये अच्छा, प्रॉब्लम आती है उन्हें। हाँ, क्षतिपूर्ति ऐसे पढ़ेगा तो कम से कम क्या होता है ये? क्या होता है ये? अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, एक नया शब्द मिला, ये तो अच्छा ही है। पर मैं ऐसे पूछ रहा था कि एडिटोरियली कभी नजर आप गई हो देखिए, आपकी? दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक टाइम हुआ कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता था। हाँ। धीरे धीरे मैंने उसको बदलते देखा, उसमें इंग्लिश बढ़ती चली गई और वो इतनी बढ़ गई है, बेड़ागर्क भी हुआ कई बार। हाँ, वो इतनी बढ़ गई, एक टाइम तक तो ठीक है, और एक टाइम वो इतनी बढ़ गई कि वो गड़बड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आपने बहुत ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश नहीं की, सहजता में जो लगा हुआ वैसे ही भाषा जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने क्रिएटिव्स को क्रिएटिव फ्रीडम दूँ। तो किसी ने लिखना शुरू करा कि नहीं सर ये देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, अच्छा लगेगा। तो उसमें उन्होंने इंग्लिश करा, फिर जब मेरे पास फीडबैक आया, मुझे लगा, तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे ठीक करना शुरू करा। और इस दुनिया में क्या बदला है? मेरा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का अंत होने जा रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल हैं जो लोगों ने भेजे हैं, जो मैंने बताया पा रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो हम एडिटोरियल पे, इस पर भाषा पे बात कर रहे हैं, चित्रांकन में क्या बदला? चित्रांकन में देखिए, जो ट्रेडिशनल अच्छा, एक बात बीच में बोल दूं, आप इसमें जैसे लिखते हैं ना चित्रांकन, ये सब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप अभी भी ये जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं उनको से लिखते हैं, कथा एवं चित्र, स्याहीकार, शब्दांकन, रंग सज्जा, शब्दांकन, संपादन, ये भी बदला नहीं है आपने। ठीक है, अच्छा है, नॉस्टैल्जिक भी फील होता है, बढ़िया। हाँ, क्या बदला चित्रांकन में? इसलिए मैंने चित्रांकन कहा। हाँ, चित्रांकन में देखिए ऐसा होता है, जो कॉमिक का आर्टिस्ट है, हाँ, जो भी आर्टिस्ट है, वो खुद जैसा समझता है और वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नज़रिया है। हमारा फोकस ये होता है कि जो कहानी है, कहानी को चित्रों के जरिए कहना, वो कितना अच्छी तरीके से हो रहा है, बस उतना ही वो है। अब जो हमारे से जुड़े हुए चित्रकार हैं, जो पुराने हैं, वो अपने स्टाइल को अपने आप ही डेवलप करते हैं, समय के साथ होता ही है। हाँ। और जो नए चित्रकार आते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। मेरा अपना मानना है
कि मौलिक चित्र होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि आप फला आर्टिस्ट जैसा चित्र बनाओ या उसके जैसा बनाओ, तो उसे मैं मौलिक चित्रकार नहीं समझता, और मुझे ये लगता है कि वो चित्रकार सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये दिल का मामला है। कला हमेशा दिल तक पहुंचती है तभी एक्सेप्ट होती है। और मुझे ये खुशी है कि राज कॉमिक्स में बहुत से मौलिक चित्रकार रहे। जैसे आज के समय में, मतलब पिछले 10-15 सालों से नया प्रचलन शुरू हुआ कि जो विदेशी चित्रकार हैं उनको 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 करके, अच्छा, उनको हाँ, लेते हैं। नहीं, उनको फॉलो करके वो अच्छा, अपने उनको follow फॉलो करते हैं, करके, हाँ। तो जब तक आपकी कहानी हिंदुस्तानी है तो वो देशी कैरेक्टर था आपका, हाँ। तो अगर वो उसकी फील ही नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही पुराने लोग अभी भी आपके साथ हैं? हाँ, सभी साथ हैं, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी कारण से, तो सब साथ ही हैं। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। मैंने हमेशा यही चाहा। मैं इसमें एक एडिटोरियल लिखा करता था, ग्रीन पेज करके। तो जो मेरा कम्युनिकेशन रहता था वो यही रहता था कि किसी तरीके से हाँ, तो मैं भूल ही गया, आप तो पाठकों को संदेश भी देते थे। तो मेरा यही था कि एक अच्छा नागरिक बने, और एक अच्छा आदर्श नागरिक बने, और एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। कोरोना में भी आपने कॉमिक्स निकाली थी ना? हाँ, निकाली थी। कोरोना मैन था उसका विलन। था। हाँ, मैंने ली नहीं और आप लाए नहीं, पढ़ूंगा बाद में। नहीं, वो एक्चुअली प्रिंट में नहीं है वो। अच्छा, वो print में डिजिटल थी। हाँ, वो डिजिटल पे थी। हाँ। ओके, ठीक है। तो आने वाले वक्त में आप और डिजिटल करेंगे? डिजिटल तो भविष्य, देखिए वो तो आज के टाइम में हर आदमी मूविंग है। ऐसा पूछते हुए पर मुझे बहुत दुख होता है जब मैं, मतलब ठीक है, किताब भी हम बहुत बार ऐसे ई बुक पढ़ते हैं, लेकिन जो बात ऐसे पकड़ के पढ़ने में है ना, बिल्कुल नहीं। वो है नहीं। अब हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा बूढ़ा हो गया इसलिए होता हो, मेरी दाढ़ी में 2-4 सफ़ेद बाल आ गए, पर हो सकता है नए लोगों को भी ऐसा लगता हो, पूछूंगा मैं। जब पर्सनैलिटी होती है ना, तब वो 2 बाल दिखाई नहीं देते। अच्छा, थैंक यू। मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए, कुछ दीवानों ने भेजा। एक ध्यानेंद्र सिंह है, ध्यानेंद्र सिंह पूछ रहे हैं कि, ये वैसे मैं पूछ चुका पर आप बता दीजिए फिर भी, क्या ये कॉमिक्स किताबें आज भी बच्चे खरीद रहे हैं, और या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ये सामग्री पहुंच पा रही है? देखिए, बच्चे कोई भी चीज़ तभी खरीदते हैं, पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, जब या तो पेरेंट्स उसको देते हैं या फिर वो चीज़ ट्रेंड में होती है। तो अब क्योंकि हम उस जगह पे हैं जहाँ के हमारे सभी रीडर्स जो हैं आज अपने बच्चों को वो चीज़ खरीद के दे सकते हैं, और मन से दे सकते हैं, क्योंकि वो भी उसके फ़ैन रहे हैं, और ये हो रहा है। बहुत सारे फैंस हैं, जो पाठक हैं, वो अपने बच्चों को कॉमिक्स पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए अपनी तस्वीरें भेजते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं जो कि कलेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही कॉमिक्स के 2-2 पीस लेते हैं। एक अपने लिए ले रहे हैं और एक अपने बच्चों के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। वाह। इनफैक्ट आप मुझे बता रहे थे कुछ लोग एक साथ पूरा कलेक्शन आज भी मंगवा रहे हैं। आज ही मंगवाते हैं, आज भी मंगवाते हैं। कि शादी होती है तो पता लगता है वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को पूरा कलेक्शन खरीद के गिफ्ट दे रही है। वाह भाई वाह, मतलब है जिंदा। अभी हम टारगेट ग्रुप वाला सवाल पूछ रहे थे, तो एक गलतफहमी तो ये भी आपको साफ करनी चाहिए, मेरा ख्याल है, कि केवल बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं, सुपर हीरो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, देखिए, जो कि 8 से 80 साल तक के लोग, मतलब जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे, उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कॉमिक्स की मिलते हैं आपको फैंस readership है। 65-70 साल बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कॉमिक कॉन्स वगैरह में हम जाते हैं तो बहुत आते हैं, बड़े प्यार से और जुनून से मिलते हैं, और सम्मान भी करते हैं, और मतलब बहुत क्रेज़ी हो जाते हैं। इवन मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, गले मिलते हुए। गले मिल के रोते हैं वो, और खैर क्रेज़ तो किसी भी चीज़ का आप समझ ही सकते हैं। ये तो नॉस्टैल्जिक। हाँ, पर आप भी होते हैं भावुक फिर? मतलब मेहनत हमेशा मॉनेटरी तौर पर ही रंग नहीं लाती, मतलब नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात सीधी सी बात बताऊँ, आपका मेहनत है या आपका जो भी प्रेम है जिस भी चीज़ के साथ है, अगर वो आपका दिल से है, आत्मा से है, भावना से है, चीज़ों से है, तो वो आपको, पैसा शायद सेकेंडरी चीज़ होती है। हमारे साथी हैं जमशेद जी, वो एक सवाल पूछ रहे थे, यहीं खड़े थे, सुन रहे थे, कि सभी हीरोज़ को, अच्छा ये पहले भी आलोचना होती रही है वैसे, ये प्रश्न पूछ लें आज, सभी हीरोज़ को आपने कुछ ना कुछ सुपर पावर दी हैं,
कोई उड़ लेता है, कोई कुछ और पावर रखता है, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव के साथ आपने ऐसा क्यों किया भाई? उसे क्यों नहीं थी, या फिर है हमको नहीं पता? वो कह रहे हैं कि है भी क्या? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या, सुपर कमांडो ध्रुव की पावर ही ये है हाँ। कि उसके पास कोई पावर नहीं है। अच्छा, दिमाग। उसके पास सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी पावर है वो उसका दिमाग है। दिमाग है। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देता है कि आप अपने दिमाग, जो इतनी बड़ी चीज़ है, अस्त्र शस्त्र हर तरह से जो एक टूल है, कुछ भी है, उसका इस्तेमाल शायद भूल जाते हैं। जब भी समस्या में हो, कोई भी रास्ता आपका बंद नहीं होता, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो ध्रुव वही बताता है कि उस रास्ते को तलाशो। दिमाग का खेल उसका। एक्चुअली मेरे साथ के बहुत सारे लोग ध्रुव को पसंद भी इसलिए करते थे, उनका कहना था कोई मुसीबत आती है तो सांप छोड़ देता है नागराज, नहीं, वो दिमाग चलाता है। वो देखिए, उसके पास सबसे बड़ी पावर है कि वो पक्षियों से बात कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी पावर उसे ना माना जाए। हाँ। ध्रुव पक्षियों से बात कर सकता है, जानवरों से बात कर सकता है, पानी में सांस ले सकता है। अगर ये भूल चुके हैं अगर पावर, तो मैं आपको याद हाँ दिला हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं है, कर सकता है वो। अच्छा, आपने कॉमिक्स निकाली तो ह्यूमर की तरफ भी गए? ये तो सुपर हीरोज थे ही। माखीलाल, बाकीलाल था ना? गमराज, फाइटर टोट्स। ये वो मारा पापड़ वाले को, हाँ जी, हाँ, कुछ पेट डायलॉग थे, बिल्कुल। बड़े मशहूर थे बच्चों में, अब तो ये मीम बन जाते हैं। हम्म। तो वो था। अच्छा हाँ, और सवाल थे मेरे पास। एक है R.K. मार्को, वो पूछ रहे थे कि बच्चों के मनोविज्ञान पर इन कॉमिक्स का क्या असर पड़ता है या था? मनोरंजन के बहाने कहीं वो लोग सुपर नेचुरल शक्तियों पर भरोसा तो नहीं करने लगते? देखिए, इस बारे में मतलब मन से बताइए, ऐसा जरूरी नहीं मैंने आपको मन से डिफेंड ही बताया। करना है। मेरे को 38 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं जिस एज से शुरू हुआ था, बचपन से ही हम पढ़ रहे थे, हमें भी पता है हमारे दिमाग पे किस किस चीज़ ने असर डाला। किस किस चीज़ असर डाल तो हर कुछ चीज़ सकती है, लेकिन हमने रैशनली सोच के उन सब चीज़ों से, शक्तिमान को देखते हुए बच्चों से एक्सीडेंट हुए, हाँ। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर जब मैंने शुरू करा था तो मेरे दिमाग में सिवाय मनोरंजन के और कुछ नहीं था। मेरे को कोई समझ नहीं थी कि क्या चीज़ क्या असर डालेगी, किस तरह का डालेगी। लेकिन एक सेल्फ, जैसे सेंसरशिप कहेंगे, हिंदुस्तान में कॉमिक्स में कोई सेंसरशिप नहीं थी। तो ये हमारे कंधों पे था कि हम किस तरह से इसको अपने ऊपर लगाएंगे सेंसरशिप को। और क्योंकि हम भी एक पारिवारिक उसमें थे, हमारे ऊपर पिताजी हाँ, रहे, उसमें गाली दादाजी नहीं रहे। थी, अश्लीलता भी नहीं थी, ये उस तरह सब की चीज़ें तो नहीं ये थी, सब और जबकि चीज़ों आपके का, ऊपर कोई सेंसर था नहीं। था नहीं। वागीश पूछ रहे हैं कि आज के बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? और जैसे कि मेरा खुद का अनुभव कॉमिक्स से होते हुए पहले बाल पत्रिकाओं और फिर साहित्य से परिचय हुआ था। तो हाँ, ये बात तो ठीक है, हमने भी शुरू में चाचा चौधरी ली या नागराज ध्रुव पढ़े, वहाँ से होते हुए फिर हम गंभीर साहित्य की तरफ गए। एग्जैक्टली। तो ये पूछ तो आपसे रहे हैं, आप ही जवाब दीजिए। तो उस समय ये सारी चेन जो है, सीढ़ी जो है, टूट चुकी है ना। अब डायमंड कॉमिक्स भी नए कॉमिक्स नहीं निकाल रहे हैं, और अगेन के मार्केट में वो भी अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं है। फिर अगेन माता पिता उनको किस चीज़ की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। आज मैं अपने बच्चों को वो सब चीज़ें, जैसे अमरचित कथा आज भी मेरे घर में है, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। बहुत लोग याद करते हैं अमरचित कथा। हाँ, तो वो तो हमारी, देखिए, जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ है। और वो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ऐसी साहित्य और हों, और बने, और लोगों तक पहुँचे। इनफैक्ट हिंदी अच्छी करने के लोग चंदा मामा पढ़ते थे। हाँ, चंदा मामा पढ़ते थे। चंदा मामा उस समय हमने सारे इश्यूज़ पढ़े में, और उसका आर्टवर्क बहुत अच्छा होता था, गजब का। अच्छा, तो अगली पीढ़ी आप अपने साथ लाए हैं, इनका क्या विज़न है कॉमिक्स को लेकर, आप ही बताइए। विज़न इनका तो बहुत अच्छा विज़न है, वास्ट है। कॉमिक्स इन्होंने भी अपने बचपन में ध्रुव नागराज वगैरह, ध्रुव के नागराज के दोनों के फ़ैन थे, तो ये सब पढ़ी हुई हैं। और अब नए सिरे से, नए वही, जैसे क्रिएटिव्स के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा, वैसे अब क्रिएटिव्स के साथ ये बचपन गुजार रहे हैं। ये मेरी जो बातचीत होती है ये सुनते हैं, और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इनको, क्योंकि मेरा पूरा अनुभव इन्हें मिल रहा है। ऐसे फ्लॉन्ट करते हो, मतलब अब तो कम बचे लोग, लेकिन फ्लॉन्ट तो करते हैं कि अरे हम ही तो हैं वो नागराज वाले। तो ये अभी अल्फ़ा में इनका जो हमारा करेक्टर है, फ्लैगशिप करेक्टर, वो ये खुद ही लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो वैसे कुछ जो नए आएंगे अब कॉमिक्स कैरेक्टर, वो देखने को मिलेंगे? और कितना टाइम हो रहा है, बस ये और बता दीजिए, 10 साल, 20 साल, 2 साल, 4 साल? क्योंकि
ये प्रोजेक्ट्स जो आप बता रहे हो, मतलब देख के अक्टूबर अब समझ में आ रहा है मुझे कि फिल्मों की तरह है जटिल काम, इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, आसान नहीं है। तो मतलब कितना लंबा वो सोच के चल रहे अक्टूबर से लॉन्च कर रहे हैं हम इसका पहला कॉमिक्स। और दूसरी बात है, अल्फ़ा कॉमिक्स मैंने शुरू ही इसीलिए करी है कि मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगा वो स्क्रीन प्ले की तरह होंगे, उसमें मूवीज़, OTT वगैरह ये सब चीज़ कंटेंट तैयार होंगे। वैसे है। तो चूंकि पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में है, तो कुछ मुझसे छूट गया हो या आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़। देखिए, मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि आप सभी मेरे भारतवासी जितने भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें, आदर्श बने देश के लिए, परिवार के लिए, जो जो हमारे संस्कारों में वो है, वो सब चीज़ों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और अपने सपनों को पाएं। राज कॉमिक्स पढ़ते रहें। सबसे ज़रूरी बात यही थी कि राज कॉमिक्स पढ़ते रहें। राज कॉमिक्स के कॉमिक्स जो भी हो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मतलब आप ना भी पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, तो उससे कम से कम पढ़ने की एक आदत डेवलप होगी। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। वो जब आप एक 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उस उम्र में पहुंचेंगे, तब आप सोचेंगे कि अब मैंने क्या मिस किया। मैं अभी भी रिसेंटली कई बार आज तक भी मैं नई किताबें मंगाता हूँ। मेरे पास भी है, जैसे पीछे मुझे गीता पढ़नी थी, एकदम से नहीं थी वो उपलब्ध, तो उसमें था कि मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं करा। मैंने इंतज़ार करा एक दिन का, फिर मैं बुक शॉप से मंगाई। वही। और जो लोग पढ़ नहीं पाते, अक्सर जिनके पास समय कम होता है या जो पढ़ने में आलस करते हैं, उनके लिए 4 किताबों के बराबर ज्ञान हम पढ़ाकू नितिन में लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सच बात तो देखिए ये है कि ज्ञान असल में किताबों में ही है। और आपके आसपास अगर छोटे बच्चे हैं, और आजकल तो ऐसा कोई ज्ञान किसी का लेता नहीं है, तो उन्हें कॉमिक्स दीजिए, वो कॉमिक्स ज़रूर लेंगे, ज्ञान लें ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप आए। वासु, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। बात तो हुई नहीं आपसे, किसी दिन लंबी बात करेंगे। तो प्लीज़ छापते रहिए। और ये देखकर अच्छा लगा कि घाटे के बावजूद आप इस मशाल को थामे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम भी अपना एक नया यूनिवर्स खड़ा करेंगे और वेस्ट को टक्कर देंगे, मार्वल्स DC की तरह हम भी बड़े बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइएगा कैसा लगा इस बार का पॉडकास्ट radio@aajtak.com पर। पढ़ाकू नितिन में आज के लिए इतना ही। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।